नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी की। दुनिया भर में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स और युद्ध किस तरह से ग्लोबल एनर्जी मैप्स को तेजी से पलट रहे हैं, ये समझना आज के वक्त में बेहद जरूरी है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसी उथल-पुथल है जिसका सीधा असर हर एक देश पर पड़ रहा है। सच में हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हेड के एक बयान से लगाया जा सकता है। उनका मानना है कि आज का ये जियो इकोनॉमिक संकट 1973, 1979 और 2022 के संकटों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। हाल ही में जब दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत लगभग $120 पर बैरल तक जा पहुंची थी। ये बस एक नंबर नहीं है, इस एक झटके ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और नई रणनीतियां बनाने पर मजबूर कर दिया है। चलिए इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। पहले के वक्त में एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब बड़ा सिंपल होता था, किसी भी तरह सबसे सस्ते दाम पर ईंधन खरीदना। पर अब सब कुछ बदल चुका है। नई एनर्जी सिक्योरिटी का पूरा फोकस अब रिजिलियंस यानी लचीलापन, डाइवर्सिफिकेशन और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हर हाल में बनाए रखने पर है। मतलब अब सिर्फ सस्ता तेल खरीदना उतना मायने नहीं रखता जितना कि उस तेल की लगातार और सुरक्षित सप्लाई जरूरी हो गई है। तो इस कहानी का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा यहां से शुरू होता है। पहला भाग, द ग्लोबल एनर्जी शॉक। ग्लोबल सप्लाई चेन में आई रुकावट का हमारी आम जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ के 7.4% से घटकर 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है, और ठीक दूसरी तरफ इन्फ्लेशन यानी हमारी महंगाई 2.3% से सीधा 4.4% तक जाने की आशंका है। सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया के किसी एक कोने में आई रुकावट देश के विकास को तुरंत धीमा करती है और हमारी जेब पर भारी पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द रश फॉर सिक्योरिटी। आइए देखते हैं कि दुनिया इस संकट से कैसे निपट रही है। रूसिया और यूक्रेन के युद्ध ने अचानक से पूरी दुनिया की आंखें खोलकर रख दी। एक ही देश पर पूरी तरह निर्भर होना कितना बड़ा खतरा हो सकता है? यूरोप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कभी यूरोप अपनी 45% गैस के लिए रशिया पर निर्भर था, जो अब गिरकर 2025 तक सिर्फ 12% रह जाने वाला है। उन्हें तुरंत अतिरिक्त क्षमता यानी स्पेयर कैपेसिटी को एक इंश्योरेंस की तरह खरीदना पड़ा और अपनी ओवरऑल गैस खपत को 20% तक कम करना पड़ा। एक अच्छी भली इकोनॉमी के लिए ये एक बेहद भारी सैक्रिफाइस था। खैर, जहां एक तरफ यूरोप खपत कम कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एशियन महाशक्तियों ने क्या रास्ता चुना, ये देखना काफी दिलचस्प है। चाइना ने आक्रामक रुख अपनाते हुए हर साल के लिए लगभग 25 मिलियन मैट्रिक टन LNG लॉक कर लिया। साउथ कोरिया ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बाहर से अपने लिए 273 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल सिक्योर किया। और जापान, उन्होंने तो अपने पास 470 मिलियन बैरल्स तेल जमा कर लिया, जो उनके पूरे 254 दिनों की खपत के बराबर है। मतलब किसी भी अचानक आने वाले संकट से बचने के लिए इन्होंने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा चैप्टर, जो शायद सबसे अहम है, इंडियाज एज, ऑप्शनैलिटी। दरअसल यहां एक नया शब्द सामने आता है, ऑप्शनैलिटी, और इस रणनीति को समझना सबसे जरूरी है। एक ऐसे मार्केट में जो पूरी तरह से अस्थिर और बनता हुआ हो, वहां आत्मनिर्भर होना लगभग नामुमकिन सा है। इसलिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है ऑप्शनैलिटी, यानी ऐसी टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें जरूरत पड़ने पर तुरंत अपने सप्लायर्स बदले जा सकें और अलग अलग देशों से तेल मंगवाया जा सके। भारत ने ठीक यही लचीलापन अपनाया। सच कहें तो इसी एक कदम ने हमारी इकोनॉमी को बड़े झटकों से बचाकर रखा है। इस ऑप्शनैलिटी का सबसे सटीक उदाहरण आंकड़ों में बिल्कुल साफ दिखता है। 2022 से पहले के वक्त को देखें तो भारत अपने क्रूड ऑयल का मुश्किल से 2% हिस्सा रशिया से लेता था। पर FY 2024-25 आते आते ये आंकड़ा लगभग 36% के आसपास जा पहुंचा। एक ग्लोबल संकट के बीच भारत ने बेहतरीन टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, तेजी से नई डील्स की और रशिया को अपना सबसे बड़ा सप्लायर बना लिया। ये वाकई एक गेम चेंजर डिसीजन था। लेकिन जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 89.4%। एक पल के लिए रुककर इसके मायने समझने की जरूरत है। ये आंकड़ा बताता है कि FY 2024-25 में भारत की कच्चे तेल पर कुल बाहरी निर्भरता आखिर कितनी विशाल थी। हमने डील्स जरूर बढ़िया की हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी की जरूरत का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा आज भी पूरी तरह बाहरी देशों पर डिपेंड करता है।
इसका मतलब है कि टैक्टिकल रूप से फ्लेक्सिबल होकर भी ग्राउंड रियलिटी में हम पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। और इसीलिए इस चर्चा का चौथा मुद्दा बेहद जरूरी हो जाता है, चोक पॉइंट्स एंड सी लेन्स। भले ही हम दुनिया के किसी भी कोने से तेल खरीद लें, पर एक सच्चाई ये भी है कि वो तेल हवा में तो उड़कर आएगा नहीं, है ना? तथ्य बताते हैं कि पूरी दुनिया का लगभग 25% क्रूड ऑयल अकेला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होकर गुजरता है। ये एक बेहद सेंसिटिव और खतरनाक भौगोलिक चोक पॉइंट है। अगर इन पतले समुद्री रास्तों पर जरा सी भी भू राजनीतिक गड़बड़ी होती है तो उसके प्राइस शॉक्स पूरी दुनिया में बिजली की तरह दौड़ जाते हैं। जमीन पर इन सब बातों का क्या असर है, इसका अंदाजा इस घटना से लगता है कि मुंबई में एक इंडियन फ्लैग्ड टैंकर सेफली डॉक हुआ, जो कच्चा तेल लेकर ठीक उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जैसे खतरनाक इलाके से गुजरकर आया था। ये विशाल जहाज उन रास्तों पर चलते हैं जहां हमेशा जियोपॉलिटिकल खतरे मंडराते रहते हैं। इनका सेफली देश के पोर्ट्स तक हर हाल में पहुंचना ही एनर्जी सिक्योरिटी की सबसे ठोस हकीकत है। खुले समुद्र में ये खतरे कितने असली हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2026 में गल्फ सी लेन्स में जब टेंशन्स बढ़ी तो 97,000 मीट्रिक टन्स कार्गो ले जाने वाले इंडियन एलपीजी कैरियर्स को ऑपरेशन संकल्प के तहत नेवल एस्कॉर्ट की जरूरत पड़ी थी। बिना इंडियन नेवी की सुरक्षा के इन जहाज़ों का आना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। ये साफ दर्शाता है कि आज के दौर में सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में तेल का पैसा चुकाना काफ़ी नहीं है, उसे सेफली देश तक लाना एक पूरा मिलिट्री ऑपरेशन बन चुका है। अब इस पूरे विश्लेषण में एक बिल्कुल नया और थोड़ा हैरान करने वाला ट्विस्ट आता है। 5वां भाग, द ग्रीन एनर्जी ट्रैप। अगर हम इन दोनों हालातों की तुलना करें तो एक ऐसी आयरनी सामने आती है जो सच में काफ़ी शॉकिंग है। एक तरफ है दी ऑयल ट्रैप, जहां हमने देखा कि लगभग 90% तक बाहरी निर्भरता है, और ठीक दूसरी तरफ है द ग्रीन ट्रैप। हम फॉसिल फ्यूल्स को छोड़कर सोलर पैनल्स, बैटरीज और ईवीज की तरफ तेजी से इसलिए बढ़ रहे हैं ताकि तेल ना मांगना पड़े। पर आखिर में हो क्या रहा है? हम तेल की निर्भरता छोड़कर क्रिटिकल मिनरल्स की निर्भरता अपना रहे हैं। लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ्स ये ऐसे तत्व हैं जिनका 91% से ज्यादा ग्लोबल प्रोडक्शन अकेला चाइना कंट्रोल करता है। मतलब एक ट्रैप से निकलकर दूसरे ट्रैप में फंसने जैसी स्थिति बन रही है। और उस पर ये आंकड़ा वाकई चिंता बढ़ाने वाला है। लेस दैन 5%। भारत 2035 तक की अपनी अनुमानित बैटरी ग्रेड मिनरल रिक्वायरमेंट्स का 5% से भी कम हिस्सा डोमेस्टिकली प्रोसेस करता है। आगे चलकर जब पूरी दुनिया ग्रीन टेक पर चलेगी, तब ऐसी भारी निर्भरता तेल से भी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड और खतरनाक सप्लाई चेन इशू बन सकती है। ये सच में हम सबके लिए सोचने का विषय है। तो आखिर इस उथल-पुथल का ठोस समाधान क्या हो सकता है? यही हमारा आखिरी भाग है, सिक्योरिंग द फ्यूचर। एक सुरक्षित भविष्य के लिए रणनीति को सिर्फ टैक्टिकल बदलाव तक सीमित नहीं रखा जा सकता। ये 4 अहम पिलर्स यानी स्तंभ बेहद जरूरी हैं। पहला, अचानक झटकों से बचने के लिए देश में बड़े स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाकर रखने होंगे। दूसरा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में तेल की डिपेंडेंसी को तेजी से कम करना होगा। तीसरा, अपनी मैरीटाइम रेजिलियंस यानी समुद्री सुरक्षा को और ज्यादा ताकतवर बनाना होगा। और चौथा, सबसे जरूरी काम, उन क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन्स को सिक्योर करना जिन पर भविष्य टिका है। सिर्फ इमरजेंसी आने पर नए सप्लायर्स ढूंढ लेने की आदत अब लंबे समय तक काम नहीं आने वाली। तो इन सब चर्चाओं के बाद एक बेहद गहरा सवाल छूट जाता है। क्या जब आने वाले वक्त में नए एनर्जी संकट आएंगे तो क्या उनकी आर्थिक कीमत वर्तमान से कम होगी? ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है, पर यह सवाल पॉलिसी मेकर्स और हम सबको जरूर सोचना पड़ेगा कि लगातार बदलते इस ग्लोबल ऑर्डर में सच्ची एनर्जी सुरक्षा की आखिर कीमत क्या है और कौन इसे चुका रहा है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसे ही लगातार सीखते और समझते रहिए।